Now this is hepatitis B virus. So hepatitis B is the leading cause of transfusion associated hepatitis. ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर लीवर में हेपेटाइटिस हो रहा है तो हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर दैट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे कैसा दिखेगा हेपेटाइटिस बी वायरस? इट इज़ अ कंप्लीट वीरियन ऑफ हेपेटाइटिस बी और इसको बोलते हैं डेन पार्टिकल। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वी सी डेन पार्टिकल्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। 3 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। एक सरफेस एंटीजन होता है जिसको HBS एंटीजन बोलते हैं। कोर एंटीजन होता है जिसको HBC एंटीजन बोलते हैं। HBE एंटीजन होता है जो कि इन्फेक्टिविटी को शो करता है, रेप्लिकेशन को शो करता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है। सर्कुलर DNA होता है जिसमें आधा सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है और आधा डबल स्ट्रैंडेड रहता है। द फुल डायमीटर इज़ 42 नैनोमीटर्स। So HBS antigen is the surface antigen. It is either spherical or tubular in shape. HBC antigen is the core antigen found in the nucleus of hepatocytes. ठीक है, HBS एंटीजन जो है वो सरफेस पे है, कोर एंटीजन जो है वो कोर में है, लेकिन ये ब्लड में नहीं मिलता। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है तो ब्लड में नहीं होगा HBC एंटीजन। इट विल ओनली बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द हेपेटोसाइट्स। लेकिन इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होगी ना, एंटी HBC एंटीजन एंटीबॉडी, वो ज़रूर ब्लड में दिखेगी। वायरल लोड यानी कि HBV DNA PCR करेंगे जो कि वायरल लोड को शो करेगा। दैट विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव। इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले पॉजिटिव आएगा वायरल DNA PCR पे। ठीक है, इवन बिफोर HBS एंटीजन, तो सबसे पहले वायरल DNA आता है PCR करने पे, फिर आता है HBS एंटीजन, फिर आता है HBE एंटीजन, फिर होता है SGPT बढ़ा हुआ दिखता है, और फिर आता है जॉन्डिस। ठीक है, HBE antigen is marker for replication or infectivity of the virus. Presence of HBE antigen means it is a highly infectious. अब 2 म्यूटेंट्स होते हैं, एक प्री कोर म्यूटेंट और एक एस्केप म्यूटेंट। प्री कोर म्यूटेंट में HBE एंटीजन इज एब्सेंट। HBE एंटीजन प्रेजेंट है तो रूटीनली हम रेप्लिकेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये बहुत सीवियर म्यूटेंट है और ये रशिया और सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है। एस्केप म्यूटेंट में क्या होता है कि ये म्यूटेंट एस्केप कर जाता है न्यूट्रलाइजेशन को बाय द एंटीबॉडी टू HBS एंटीजन। HBS एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती इस म्यूटेंट को, इट एस्केप्स इट। सो 2 म्यूटेंट्स आर देयर, प्री कोर म्यूटेंट, एस्केप म्यूटेंट। एस्केप म्यूटेंट में द मैनिफेस्टेशन दैट अकर्स इन दिस इज टर्म्ड एज ओकल्ट इन्फेक्शन। तो एस्केप म्यूटेंट में जो मैनिफेस्टेशन आएगी उसको ओकल्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। जीनोम पार्शियली सिंगल स्ट्रैंडेड है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है। सर्कुलर DNA है 3.2 किलो बेस पेयर्स का। डबल शेल्ड वीरियन है और यूजुअल साइज है 42 नैनोमीटर्स। रूट ऑफ ट्रांसमिशन है परक्यूटेनियस एक्सपोजर। ठीक है, परक्यूटेनियस एक्सपोजर इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन। हालांकि ट्रांसफ्यूजन से भी एसोसिएटेड है, जो कि लीडिंग कॉज है हेपेटाइटिस का, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस का। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएटेड है। मोस्ट कॉमन इज परक्यूटेनियस एक्सपोजर। पेरेंट्रल ट्रांसमिशन भी है इन IV ड्रग अब्यूजर्स। और ट्रांसफ्यूजन के लिए हम ब्लड को किन किन टेस्ट से गुजारते हैं, मतलब अगर ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड को किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहला है HBV, हेपेटाइटिस बी एंटीजन के लिए टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस C वायरस के लिए टेस्ट करेंगे, HIV के लिए टेस्ट करेंगे। ठीक है, सिफिलिस के लिए टेस्ट करेंगे थ्रू FTA ABS और VDRL फॉर न्यूरोसिफिलिस एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। मलेरिया के लिए टेस्ट करेंगे थ्रू HRP2 डिपस्टिक टेस्ट। पेरिफेरल स्मीयर पे मलेरिया में हमें बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट्स दिखती हैं और माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस दिखती है। लेकिन माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस जो है और किस इन्फेक्शन में दिखती है? बेबेसिया माइक्रोसी के इन्फेक्शन में। बेबेसिया माइक्रोसी जो कि इक्सेडीज स्कैपुलरिस वेक्टर के द्वारा स्प्रेड होता है, इक्सेडीज स्कैपुलरिस, और इसकी मैनेजमेंट बेबेसिया माइक्रोसी की होती है एटवाक्यून या फिर एजिथ्रल से। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी मदर टू बेबी। जैसे केस सिनेरियो है कि कमर्शियल सेक्स वर्कर है, 3rd ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है हेपेटाइटिस बी एंटीजन और हेपेटाइटिस BE एंटीजन पॉजिटिव है, तो मदर हैज़ 90% चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग टू बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी और इन द प्रेगनेंसी। 90% चांस होता है। मैनेज कैसे करेंगे? जैसे बच्चा पैदा हो 12 घंटे के अंदर बच्चे को
हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे इंट्रामस्कुलरली एज सुन एज पॉसिबल विद इन 12 आवर्स टू द चाइल्ड, और साथ में वैक्सीन देंगे 3 डोजेज़ में, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 3 डोजेज़ में, 0, 6 एंड 10 वीक्स और 14 वीक्स। अगर एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी हो गई, जो कि रीकैपिंग के टाइम पे होती है मोस्टली, तो चांस ऑफ ट्रांसमिशन रहता है 30%। वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं 90% अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में है। कंजंक्टाइवल इनोकुलेशन में ड्यू टू स्प्लैटरिंग ऑफ द ब्लड ऑन द फेस व्हाइल हैंडलिंग द ट्रॉमा पेशेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। मैनेजमेंट कैसे होगी हेपेटाइटिस बी, ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी में या फिर कंजंक्टिवल इनोकुलेशन में? मैनेजमेंट होगी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रामस्कुलर एसएप विद इन 6 आवर्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी वायरस में भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस में भी हो सकता है। एक्यूट जो हेपेटाइटिस होता है वो 2 में होता है, एक तो ए और एक ई में, ठीक है। सो एक्यूट हेपेटाइटिस हैपन्स इन हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, उनमें क्रॉनिक नहीं होता, सिर्फ एक्यूट होता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं कि एक्यूट में फर्स्ट लेटर ए है और लास्ट लेटर ई है, तो हेपेटाइटिस ए और ई आर ओनली एक्यूट नॉट क्रॉनिक। लेकिन बी और सी जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस का वो हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो सी से याद रखते हो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ का या ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे कॉमन रीज़न है हेपेटाइटिस सी वायरस। अब सीरम मार्कर्स हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन, इट इज़ द फर्स्ट टू अपीयर इन द ब्लड, ठीक है। 1 to 12 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर अपीयर होता है। अर्लीस्ट सीरोलॉजिकल एविडेंस होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का, SGPT से पहले बढ़ता है, ठीक है। 2 से 6 हफ्ते पहले ही, SGPT बढ़ने से 2 से 6 हफ्ते पहले ही HBS एंटीजन देखा जा सकता है ब्लड में। सीक्वेंस जो होगी अपीयरेंस की वो होगी HBS एंटीजन देन HBE एंटीजन, ठीक है। उसके बाद आता है SGPT, उसके बाद आता है जॉन्डिस, और डिसअपियरेंस होती है इनकी चारों में रिवर्स डायरेक्शन में, यानी सबसे पहले जाएगा जॉन्डिस, फिर जाएगा SGPT लेवल्स कम होंगे, फिर HBE एंटीजन कम होगा, और सबसे लास्ट में HBS एंटीजन रहता है। मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो HBS एंटीजन विल बी पॉजिटिव इन द क्रॉनिक हेपेटाइटिस एज वेल, तो ये सबसे लास्ट में जाता है, सबसे पहले आता है HBS एंटीजन। HBC एंटीजन जो है वो ब्लड में कभी नहीं आता, क्योंकि ये हेपेटोसाइट्स के न्यूक्लियस में रहता है बस, लेकिन इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो ज़रूर ब्लड में आती है। हेपेटाइटिस BE एंटीजन विल शो द रेप्लिकेशन और वेदर इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस और नॉट। एक और एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं HBX एंटीजन, और ये CD95 इनहिबिटर होता है, यानी अपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करता है। अपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है तो यानी कार्सिनोमा रिजल्ट करेगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को ट्रिगर करता है, और कार्सिनोमा के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस एंड सी वायरस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, PCR करेंगे अगर HBV DNA के लिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि वायरल लोड कितना है, क्वांटिटी ऑफ द वायरल लोड। कट ऑफ वायरल लोड फॉर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कट ऑफ फॉर वायरल लोड कितना होना चाहिए तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में, नॉट इन एक्यूट, इन क्रॉनिक। तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जब HBE एंटीजन रिएक्टिव है और वायरल लोड जो है वो मोर देन 2 × 10⁴ इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, विद रेज्ड SGPT ऑफ मोर देन 2 टाइम्स। SGPT डबल्ड है, ठीक है, HBE एंटीजन रिएक्टिव है और वायरल लोड इज़ 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा है, तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में। मैनेजमेंट कैसे होगी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की? टीनोफॉविर से, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, या फिर एंटेकाविर से, ठीक है। पहले टीनोफॉविर नहीं देते थे, एंटेकाविर नहीं देते थे, पहले पिगाइलेटेड इंटरफेरोन विद लैमिविडिन देते थे अर्लियर टाइम्स में, अब नहीं देते, अब टीनोफॉविर या एंटेकाविर 300 mg रोज़ देते हैं 1 साल तक, ठीक है, टीनोफॉविर। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ये थे एंटीजेंस एंड द DNA। अब एंटीबॉडीज़, HBS एंटीजन जो है वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है, यानी जब ये आ जाएगी तो रिकवरी होने लगेगी। HBS एंटीजन एंटीबॉडी जब आ जाएगी तो रिकवरी होने लग जाएगी। HBC एंटीजन जो है इट इज़ द एंटीबॉडी अगेंस्ट HBC एंटीजन जो कि ब्लड में रहेगी। इनिशियली IgM होगी, बाद में क्रॉनिक हो जाएगा हेपेटाइटिस तो IgG एंटीबॉडी मिलेगी ब्लड में। सो इन एक्यूट कंडीशन देयर विल बी IgM एंटीबॉडी फॉर HBC एंटीजन एंड इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस देयर विल बी IgG। IgM डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस,
एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन गैप पीरियड और विंडो पीरियड। आईजीएम जो है एचबीसी एंटीजन के लिए आईजीएम एंटीबॉडी जो है ना वो गैप पीरियड में मिलती है, और गैप पीरियड में सिर्फ यही एक बायोमार्कर होता है जो मिलता है। गैप पीरियड क्या होता है, जब जो एचबीएस एंटीजन है वो डिसअपियर हो जाए और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है यानी एंटी एचबीएस एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो अपीयर हो जाए, उसके बीच में जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं गैप पीरियड। एचबीएस एंटीजन और एंटी एचबीएस एंटीजन एंटीबॉडी, उनके बीच में जो गैप पीरियड रहता है उसको गैप पीरियड बोलते हैं। और उसमें क्या मिलता है, सिर्फ एक बायोमार्कर मिलता है, दैट इज़ आईजीएम अगेंस्ट एचबीसी एंटीजन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, क्योंकि क्रॉनिक में आईजी मिलेगी। एंटी एचबीई एंटीजन रेप्लिकेशन रेट रिड्यूसेस, अगर ये एंटीबॉडी आ गई है तो रेप्लिकेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा, इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि एचबीई एंटीजन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी। ठीक है, लास्ट में आएगा जॉन्डिस और सबसे पहले जाएगा भी जॉन्डिस। ठीक है, गैप पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड बिटवीन व्हेन द एचबीएस एंटीजन डिसअपियर्स एंड एंटी एचबीएस एंटीजन एंटीबॉडी अपीयर्स। Only the IgM type of antibody against HBC antigen is present in this period. SGPT starts rising before icterus appears. Jaundice will disappear but SGPT will take time to get normal. ठीक है, jaundice सबसे पहले चला जाएगा, उसके बाद जाएगा SGPT और सबसे लास्ट में जाता है ये HBS एंटीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HBS एंटीजन सबसे पहले आता है लेकिन जाता सबसे बाद में है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी HBS एंटीजन रहता है। टोटल एंटी HBC एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडी जो है जो एचबीसी के लिए है वो तो एक्यूट में बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, लेकिन टोटल एंटीबॉडी विल बी इंक्रीज एंड विल बी देयर इन क्रोनिक हेपेटाइटिस एज वेल। यहाँ पे लेकिन आईजीजी एंटीबॉडी रहेगी क्रोनिक में, एक्यूट में आईजीएम फॉर एचबीसी एंटीजन। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो एचबीएस एंटीजन सबसे पहले आया। ठीक है, और फिर रहता है लेवल, अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस में, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस में तो ये ख़त्म हो जाता है एचबीएस एंटीजन, लेकिन क्रोनिक हेपेटाइटिस में ये रहता है। सो एक्यूट में ये कंडीशन रहती है कि एचबीएस शुरू में सबसे पहले आता है और चला जाता है। एंटी एचबीसी एंटीबॉडी फर्स्ट विल बी आईजीएम, अगर क्रोनिक में है तो आईजीजी विल बी देयर। गैप पीरियड होता है जब एचबीएस एंटीजन चला गया और एचबीएस के खिलाफ एंटीबॉडी हैव स्टार्टेड अपीयर इन द बॉडी। ये प्रोटेक्टिव हैं तो रिकवरी हो जाती है, तो एक्यूट है ये केस। लेकिन अगर रिकवरी नहीं हुई तो कोई गैप पीरियड नहीं आएगा, एचबीएस एंटीजन विल ऑलवेज बी देयर। और अगर एचबीएस एंटीजन हमेशा रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे, तो गैप पीरियड आएगा कैसे? गैप पीरियड तभी आता है जब एचबीएस एंटीजन ख़त्म हो जाए, विच हैपन्स इन द एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि सबसे पहले एचबीएस एंटीजन आता है, उससे भी पहले एचबीवी डीएनए पीसीआर पॉजिटिव हो जाता है सबसे पहले, डीएनए पीसीआर, उसके बाद एचबीएस एंटीजन आता है और फिर चला जाता है। उसके बाद आता है एचबीई एंटीजन। ठीक है, उसके बाद आता है एसजीपीटी, उसके बाद आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस सबसे पहले चला जाता है, उसके बाद जाता है एसजीपीटी, उसके बाद जाता है एचबीई एंटीजन, और अगर क्रोनिक है तो सबसे लास्ट में जाता है एचबीएस एंटीजन। अबव डायग्राम शोज क्रोनिक हेपेटाइटिस बी विच लीड्स टू सिरोसिस एंड अल्टीमेटली डेवलप्स एंड स्टेज लिवर डिजीज। In chronic hepatitis B, the HBs antigen remains detectable for a long period of time. In some cases, it shows a decline in a couple of months or years. IgG type of antibody against a core antigen persists for a long time period. Hepatitis B usually recovers. Usually hepatitis B recover कर जाता है, यानी acute hepatitis B रहता है usually. कुछ conditions में ही chronic में पहुंचता है। Hepatitis B usually recovers, 90% of cases recover कर जाता है, even without any medications due to seroconversion, यानी कि antibody आ जाती है एचबीएस एंटीजन के खिलाफ जो कि प्रोटेक्टिव होती है, जिसके कारण रिजोल्व हो जाता है इन्फेक्शन, रिकवर कर जाता है पेशेंट, एक्यूट हेपेटाइटिस बी होके ख़त्म हो जाता है। सो हेपेटाइटिस बी यूजुअली रिकवर्स 90% केसेस इवन विदाउट एनी मेडिकेशंस ड्यू टू सीरो कन्वर्जन, एंड मेडिकेशन इज ओनली गिवन इन क्रोनिक फेज, नॉट गिवन इन पेशेंट्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। Now there is a case of a 22-year-old male who comes with complaints of nausea, change in olfaction and taste, multiple episodes of vomiting, aversion to smoking, low-grade fever present with right upper quadrant discomfort for the past 1 week. एग्जामिनेशन पे इक्टरस दिख रहा है। इक्टरस तब दिखता है जब सीरम बिलीरुबिन के लेवल्स 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएँ। स्क्लेरा में इक्टरस दिखता है, स्क्लेरा येलो दिखता है, क्यों? क्योंकि स्क्लेरा में होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलास्टिन जो कि बिलीरुबिन से बाइंड करता है। टेंडर हिपेटोमेगाली दिख रही है एग्जामिनेशन पे। लीवर स्पान बढ़ी हुई है। ठीक है, नॉर्मली लीवर स्पान रहती है 12 से 15 सेंटीमीटर, वो बढ़ जाती है हेपेटाइटिस बी में, एक्यूट हेपेटाइटिस बी में। लेकिन अगर लीवर जो है वो रिग्रेस करना स्टार्ट कर दे, पहले स्पान बढ़ी, लीवर स्पान बढ़ी,
नॉर्मल जो थी 12 से 15 उससे ज़्यादा हुई, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में अगर वो रिग्रेस करने लगी, लीवर रिग्रेस करने लगा, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की तरफ। हेपेटिक फेलियर की तरफ पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है अगर लीवर स्पान पड़ने के बाद रिग्रेस कर रही है तो। पीडल एडिमा नहीं दिख रहा पेशेंट में, एसाइटिस नहीं दिख रहा, कैपेटमेडिस नहीं दिख रहे, प्रोबेबल डायग्नोसिस है, मतलब पीडल एडिमा एसाइटिस कैपेटमेडिस दिखते तो मतलब क्रोनिक होता, ये नहीं दिख रहे मतलब एक्यूट है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। वर्कअप करेंगे पेशेंट में एलएफटी पे हम 3 चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस को, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को और हीमोलिटिक जॉन्डिस को। अगर एएसटी एएलटी बढ़ा हुआ है, यानी कि एएसटी यानी एसजीओटी, एएलटी यानी एसजीपीटी। एएलटी का मतलब होता है अलेनिन ट्रांसअमीनेज, एएसटी का मतलब होता है अस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, एसजीपीटी का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज और सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमीनेज एसजीओटी। ठीक है, अगर एएसटी एएलटी यानी एसजीपीटी एसजीओटी बढ़े हुए हैं तो मतलब लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर के सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है। ठीक है, एसजीपीटी दैट इज एएलटी इज द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ होगा तीनों में, चाहे जैसा भी जॉन्डिस हो बिलिरुबिन तो बढ़ा हुआ होगा ही। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में बिलिरुबिन टोटल बढ़ा हुआ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में कंजुगेटेड बढ़ा हुआ होता है, हीमोलिटिक में अनकंजुगेटेड बढ़ा हुआ होता है। लेकिन एएसटी एएलटी विल बी मोर और लेस नॉर्मल इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हीमोलिटिक। हेपेटोसेलुलर में ही एएसटी एएलटी ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में भी एआरटी बढ़ सकता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता। एएलटी इज इंक्रीज इन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, एएलटी एएसटी बोथ। लेकिन अगर एएलपी बढ़ा हुआ है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इंक्रीज विच इज इंक्रीज अप टू 4 टाइम्स, तो ये पक्का हमें शो करता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर एएलपी 4 गुना हो रखा हो तो पक्का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, क्योंकि एएलपी इज मोर और लेस नॉर्मल इन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड मोर और लेस नॉर्मल इन हेमोलिटिक जॉन्डिस एज वेल। तो एएलपी इज अ मार्कर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एएसटी एएलटी आर मार्कर फॉर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेमोलिटिक जॉन्डिस में हमें स्प्लेनोमेगाली दिखेगी, ठीक है, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो टेक्सचर और स्पान ऑफ लीवर देख सकते हैं, और यूएसजी पे एक अपीयरेंस दिखेगी क्लासिकल, जिसको बोलते हैं स्टारी स्काई लिवर अपीयरेंस, जो कि हेपेटाइटिस बी में दिखती है ऑन अल्ट्रासाउंड। स्टारी स्काई लिवर अपीयरेंस। फ्री फ्लूइड विल बी एब्सेंट, लिवर स्पान विल बी इंक्रीज इन वायरल हेपेटाइटिस। सिंप्लीफाइड डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस जो है वो कौन से वायरस के द्वारा हो रहा है, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, ई वायरस, डी वायरस, कौन से के कारण हो रहा है। तो हम 4 टेस्ट करते हैं, एक हेपेटाइटिस बी के लिए, एक ए के लिए और एक सी के लिए। हेपेटाइटिस बी के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एचबीएस एंटीजन और आईजीएम एंटी एचबीसी, ये 2 होते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। एंटी एचएवी होता है ए के लिए और एंटी एचसीवी होता है सी के लिए। अगर एंटी सी पॉजिटिव है तो एक्यूट हेपेटाइटिस सी है, अगर एंटी एचएवी पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस ए है एक्यूट। और अगर एचबीएस एंटीजन और आईजीएम एंटी एचबीसी एंटीजन पॉजिटिव है तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। अगर सारे ही नेगेटिव हैं तो उसका मतलब है कि नॉन ए, नॉन बी, नॉन सी है, यानी हेपेटाइटिस डी या फिर ई है। और ई ज़्यादा कॉमन होता है इंडिया में ड्यू टू फीको और कॉन्टामिनेशन, हेपेटाइटिस ई इज़ मोर कॉमन। नाउ ट्रीटमेंट क्या होगा हेपेटाइटिस बी के लिए। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बेड रेस्ट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि 90% केसेज जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। मैनेजमेंट जो होगी वो नोज़िया के लिए होगी, ठीक है। नोज़िया अगर पेशेंट को हो रहा है तो इटोप्राइड या मोज़ाप्राइड देंगे। डिहाइड्रेशन के लिए 10% डेक्स्ट्रोज या नॉर्मल सलाइन देंगे और मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। अब बायोमार्कर्स जो हेपेटाइटिस बी के डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिल सकता है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, एक्यूट है तो मतलब एचबीएस एंटीजन विल बी देयर, एंटी एचबी, तो 4 चीज़ें देख रहे हैं इसमें, एचबीएस एंटीजन इसके खिलाफ एंटीबॉडी, और एंटी एचबीसी एंटीबॉडी, और एचबीई एंटीजन फॉर इन्फेक्टिविटी, ठीक है। तो अगर एचबीई एंटीजन तो पॉजिटिव तो मतलब हाईली इन्फेक्शियस है, बस इतना ही रोल है इसका एचबीई एंटीजन का। एंटी एचबीसी एंटीबॉडी में हम आईजीएम और आईजीजी में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आईजीएम है तो एक्यूट है और आईजीजी है तो क्रॉनिक है, इसका इतना ही रोल है। आईजीएम सिर्फ है अगर, और कोई बायोमार्कर पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ आईजीएम है तो मतलब गैप पीरियड है, ठीक है। और फिर हम मेन चीज़ है कि एचबीएस एंटीजन, एंटी एचबीएस एंटीबॉडी। अगर एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे एंटी एचबीसी की हेल्प से, ठीक है। आईजीएम है तो एक्यूट, आईजीजी है तो क्रॉनिक, दैट इज़ ऑल। अगर वैक्सीनेटेड है
तो एंटीजन कोई नहीं दिखेगा हमें, सिर्फ हमें एंटीबॉडी दिखेगी, दैट इज़ एंटी एचबीएस एंटीबॉडी। और अगर कैरियर है तो हमें एक एंटीबॉडी दिखेगी आईजीजी फॉर एंटी एचबीसी, ठीक है। आईजीजी एंटी एचबीसी सिर्फ अगर ये दिख रही है तो मतलब लो लेवल कैरियर है पेशेंट, रिमोट इन्फेक्शन है। तो अगर आईजीएम एंटी एचबीसी है तो गैप पीरियड है, अगर सिर्फ ये है तो, सिर्फ अगर ये एंटीबॉडी है आईजीएम एंटी एचबीसी तो गैप पीरियड है। अगर सिर्फ एंटी एचबीएस एंटीबॉडी है तो वैक्सीनेटेड पेशेंट है। और अगर सिर्फ आईजीजी एंटी एचबीसी एंटीबॉडी है तो लो लेवल कैरियर है पेशेंट या रिमोट इन्फेक्शन है। नाउ एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है, साथ में आईजीएम है तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव और आईजीजी एंटीबॉडी है एचबीसी के लिए तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। आईजीएम एंटी एचबीसी प्रेजेंट है सिर्फ तो गैप पीरियड है। एंटी एचबीएस एंटीबॉडी है सिर्फ मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर तो वैक्सीनेटेड है। आईजीजी एंटीबॉडी है सिर्फ एचबीसी के लिए तो लो लेवल कैरियर है, रिमोट इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट क्या होगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस का? क्रॉनिक हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट को हम तब करेंगे, ट्रीटमेंट जब देंगे जब हेपेटाइटिस बी एंटीजन रिएक्टिविटी टेस्ट करेंगे। पीसीआर अगर है डीएनए के लिए मोर देन 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डीएनए पर मिलीलीटर। अगर एसजीपीटी डबल हो गया है तो मैनेजमेंट होगी टीनोफाविर 300 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 48 वीक्स, दैट इज़ 1 ईयर। और मॉनिटर करते रहेंगे केएफटी, क्यों? क्योंकि टीनोफाविर इज किडनी टॉक्सिक, तो मॉनिटर करेंगे केएफटी व्हेन टीनोफाविर इज गिवन। कंपनसेटेड सिरोसिस पेशेंट्स में क्या होता है? एचबीई एंटीजन रिएक्टिविटी इज देयर बट पीसीआर इज 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स डीएनए पर मिलीलीटर। एसजीपीटी इज स्टिल डबल्ड, उसमें भी ट्रीटमेंट यही होगा। मतलब कंपनसेटेड और क्रॉनिक में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कंपनसेटेड सिरोसिस पेशेंट में पीसीआर डीएनए विल भी 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स डीएनए पर मिलीलीटर। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये एक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता है। सिमिलर हेपेटाइटिस ई वो भी सिर्फ एक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता। सो नो प्रोग्रेशन टू क्रॉनिसिटी, नो कैरियर्स आर देयर एंड चांसेस ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर इज 0.1%। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के चांसेस हर तरह के हेपेटाइटिस में रहते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। हेपेटाइटिस ए में सिर्फ 0.1% रहता है। ट्रांसमिशन बाय फीको ओरल रूट, ठीक है, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ई वायरस। देयर इज़ नो प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा, देयर इज़ नो प्रोग्रेशन टू क्रॉनिसिटी। कार्सिनोमा में प्रोग्रेशन होता है हेपेटाइटिस बी में ड्यू टू HBx एंटीजन विच इनहिबिट्स CD95, इनहिबिट्स apoptosis. More symptomatic in adults, hepatitis A is more symptomatic in adults. IgM anti-HAV is present, क्योंकि एक्यूट है तो IgM anti-HAV will be present. वैक्सीन अवेलेबल है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, और 2 शॉट्स दिए जाते हैं बच्चों में। हेपेटाइटिस ई जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। चांसेस ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर आर देयर बट ओनली 0.1 to 1%. लोडिंग इट इज़ द लीडिंग कोज ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर इन प्रेगनेंसी। वैसे तो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर सिर्फ 0.1 से 1% कराता है हेपेटाइटिस ई वायरस, लेकिन प्रेगनेंसी में अप टू 30% चांसेस होते हैं। लीडिंग कोज है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई वायरस। इंसिडेंस ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस डी वायरस इज 20%. वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ई वायरस। वैक्सीन किसके लिए अवेलेबल नहीं है? हेपेटाइटिस सी के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकियों के लिए अवेलेबल है। सी के लिए देयर इज नो वैक्सीन। Fulminant hepatic failure is encountered with all hepatotropic viruses. Chronic hepatitis is not associated with hepatitis A and E. No vaccine is available against hepatitis C virus. Complete clinical and biochemical recovery is expected in all cases of hepatitis A virus and E virus in 1 to 2 months of post-jaundice. Prescribe high carbohydrate and low fat diet because liver is responsible for digesting fats. तो low fat diets recommend करेंगे. High carbohydrate diet will be recommended in these patients. Physical findings liver diseases में क्या क्या हम देखते हैं? इक्टरस देखने को मिलेगा स्क्लेरा और फ्रेनुलम में। स्पाइडर एंजियोमास दिखते हैं विच आर द डायलेटेड क्यूटेनियस आर्टेरियोल्स फाउंड इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज। स्पाइडर एंजियोमास लिवर डिजीज। पामर इरिथमा देखने को मिलता है, पामर पैलर देखने को मिलता है अनीमिया में, इरिथमा देखने को मिलता है लिवर डिजीज में। टेंडर हिपेटोमेगाली विल बी सीन, असाइटिस विल बी सीन। असाइटिस के लिए हम एग्जामिनेशन पे परकशन पे ये देखते हैं शिफ्टिंग डलनेस, जो कि शिफ्ट होती है पेशेंट को लेटरल डिक्यूबिटस में करने पे, और फ्लूइड थ्रिल विल बी सीन on tricking the patient. Encephalopathy is also caused due to liver disease, और encephalopathy is the earliest feature जो होता है encephalopathy का earliest feature जो होता है that is an alteration in sleep pattern. sleep बिगड़ेगी पेशेंट की। ट्रेल मेकिंग और नंबर कनेक्शन टेस्ट यूजफुल होता है इंसेफेली को डिटेक्ट करने के लिए। कैपेट मेड्यूसे वाइडेंड पल्स प्रेशर विल बी सीन, कैपेट मेड्यूसे इन लिवर डिजीज, वाइडेंड पल्स प्रेशर इन लिवर डिजीज। हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी कोलिस्टेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर में।
कॉलिस्टेटिक लिवर डिसऑर्डर्स में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, और स्लेट ग्रे स्किन देखने को मिलती है हीमोक्रोमेटोसिस में, ज़ैंथोमा और ज़ैंथेल्मा में, और केएफ रिंग में। ठीक है, नाउ दिस इज़ द एक्स्ट्रा माइल। ट्रिगर्स क्या होते हैं जिससे हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है? हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं? एक तो जीआई ब्लीड है। क्यों? क्योंकि ब्लड इज़ अ गुड कल्चर मीडिया विच हेल्प्स द बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई, तो जीआई ब्लीड कैन कॉज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। डायूरेटिक एक्सेस अगर है तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन के कारण अमोनिया लेवल्स कैन इंक्रीज इन द बॉडी, जिसके कारण हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो सकती है। लॉस ऑफ पोटेशियम अगर हो रहा है बॉडी से तो दैट कैन कॉज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। डिहाइड्रेशन कैन कॉज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इन्फेक्शन कैन कॉज ऑब्वियसली हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। कॉन्स्टिपेशन कैन कॉज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, एंड नार्कोटिक्स कैन कॉज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। So GI bleed, diuretic excess, loss of potassium, dehydration, infection, constipation and narcotics. Now approach to a deranged LFT. Hepatocellular jaundice है तो AST, ALT will be increased. ठीक है, alkaline phosphatase will be more or less normal. Tests which are done are IgM, anti-HA, VHBS. तो A वायरस, B वायरस, C वायरस के लिए टेस्ट। ऑटो इम्यूनिटी के लिए भी टेस्ट करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और स्मूथ मसल एंटीबॉडी। सेरुलोप्लाज्म फॉर विल्सन डिजीज, alcohol history and drug history that can cause the liver damage, hepatocellular damage. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है ALP, alkaline phosphatase, which is increased up to 4 times. GGT is also elevated in obstructive jaundice. GGT, which is glutamyl, it is glutamyl something. ठीक है, ALT is also elevated. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ALT बड़ा होता है लेकिन मोर और लेस नॉर्मल। मेनली ALP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेस्ट जो करते हैं वो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो बढ़ा हुआ होता है। ड्रग इनटेक इज ऑल्सो सीन। USG फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और MRCP करते हैं विच इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलएंजियोपेंक्रेटोग्राफी। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्शन।